सुपीरियर लिम्बिक केराटोकंजक्टिवाइटिस में हम सुपीरियर टार्सल स्टीरॉयड इंजेक्शन देंगे 0.1 ml ट्राई एमसिनोलोन का, ठीक है, ताकि वो ये भी एक स्टीरॉयड है तो वो उसको इरेक्शन वगैरह इन्फ्लामेशन वगैरह जो है उसको सप्रेस करेगा। इसके अलावा लूज़ जो सुपीरियर लिम्बल कंजक्टिवा हो गई है, लूज़ हो गई है, उसको हम उसकी रीसेक्शन करेंगे और स्टेन करेंगे विद द रोज़ बेंगाल। इसके अलावा ट्रीटमेंट हम कंजक्टिवल एब्लेशन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई करके 0.5%, और कंजक्टिवल एब्लेशन हम थर्मो कार्टरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिग्नियस कंजक्टिवाइटिस। लिग्नियस का मतलब होता है बिल्कुल सख्त किस्म सा, वुडी सख्त, ठीक है, बिल्कुल दरख्त की तरह। तो लिग्नियस कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, डेफिनेशन है कि ये कंजक्टिवाइटिस है जिसमें बार बार रिकरेंट ऑफन दोनों आंखों में बायलेटरली फिब्रिन रिच सूडो मेम्ब्रेनस लेजन्स बन जाती हैं, जो कि मेनली हमारी टार्सल कंजक्टिवा पे डेवलप होंगी, ठीक है, तो यह याद रखना है। अब क्यों बन रही है, इसकी टियोलॉजी क्या है, ये इनहेरिटेड ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ हो सकती है क्योंकि इसमें हमारा जो प्लाज्मिनोजन जीन होता है इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं। अब ये ना सिस्टेमिक प्लाज्मिनोजन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू द फिब्रिन रिच मेम्ब्रेन्स, जिसकी वजह से मतलब अगर प्लाज्मिनोजन की सिस्टेमिकली डेफिशिएंसी है तो फिब्रिन रिच मेम्ब्रेन्स या म्यूकस स्ट्रैंड्स हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे, तो हम इसको टार्सल कंजक्टिवा कहेंगे, तो उस वहाँ पे जो है ये एक्यूमुलेट हो जाएंगी मेम्ब्रेन्स। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पे भी, जैसे हमारे ओरोफेरेंक्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ईयर्स और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक पे ये मेम्ब्रेन्स एक्यूमुलेट करेंगी। अब क्लिनिकल फीचर्स पे फिगर भी देखें, ये इसमें हमें ये रेयर पोटेंशियली साइट एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है और मुश्किल ही मिल पाता है, ठीक है, पोटेंशियली जो है इतना नोटिस नहीं हो पाता, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है ये। लिग्नियस जो कंजक्टिवाइटिस है इसमें मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलती है हमें सिस्टेमिक प्लाज्मिनोजन की डेफिशिएंसी की। टिपिकली ये बचपन में, चाइल्डहुड में प्रेजेंट करती है डिजीज़ 5 साल की उम्र में। तो अर्लीस्ट जो लेजन है वो हाईली वास्कुलराइज्ड, रेज्ड और फ्राइबल लेजन हमें मिलेगी टार्सल कंजक्टिवा पे, ठीक है। अब अगर इस पे बार बार इन्फ्लामेशन हो रही है तो इस पे वाइट थिकेंड और ए वास्कुलर, पहले वास्कुलर था हाईली, अब बार बार हो रही तो थिकेंड और ए वास्कुलर मास बन जाएगा अबव द नियो वास्कुलर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बनेगा, जिसमें वास्कुलराइजेशन हो रही थी उसी के ऊपर ये ए वास्कुलर मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब ये लेजन्स जो है इस तरह की ज़्यादातर हमें पाल्पेब्रल कंजक्टिवा पे मिलती हैं ऑफ द अपर एंड लोअर आईलिड, और ये बल्बर कंजक्टिवा को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं इंक्लूडिंग लिम्बस को भी। अब लिम्बस की जो लेजन है वो एक्सटेंड कर सकती हैं कॉर्निया के सरफेस तक और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन करवा सकती हैं, और हमें पता है कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन होगी तो ओपेसिटी होगी, स्कारिंग होगी, इन्फेक्शन करवा सकती हैं और मेल्टिंग। तो इस तरह की कंडीशन को, लिग्नियस कंजक्टिवाइटिस को कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसी सारी क्लिनिकल पिक्चर से, टिपिकल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की मदद से। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलेगी क्योंकि हमने कहा ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी होता है, और इसके अलावा हमें हाइपोप्लाज्मिनोजीनिया अगर पेशेंट को है, प्लाज्मिनोजन लेवल कम है सिस्टेमिकली, तो उससे भी हम डायग्नोज करते हैं। तो ट्रीटमेंट में जाहिर सी बात है हम प्लाज्मिनोजन का सब्सटीट्यूट देंगे, सिस्टेमिकली भी देंगे, और टॉपिकल प्लाज्मिनोजन सब्सटीट्यूशन करेंगे हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा की मदद से। साइक्लोस्पोरिन इसमें बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा हम मेजर्स लेंगे जैसे एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड्स और फाइब्रिनोलाइजेंस जो हैं, इन्होंने भी जो है थोड़ी सी लिमिटेड सक्सेस शो की है, ये अदर मेजर्स में आ जाते हैं। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ द टेरिजिम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से यहाँ तक के जो टॉपिक थे वो सारे बाकी एडिशंस में नहीं गिवन, ठीक है, इस लेटेस्ट एडिशन में गिवन है। अब टेरिजिम से कंटिन्यू करते हैं। तो ये डीजेनरेटिव कंडीशन है हमारी कंजक्टिवा की, जिसमें एक ट्रायंगुलर, देखें ट्रायंगल किस्म का एक फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है फ्रॉम द कंजक्टिवा से लेके कॉर्निया तक, ठीक है, इन द इंटरपाल्पेब्रल रीजन। ये हमारा इंटरपाल्पेब्रल पूरा रीजन है, इसमें ट्रायंगुलर फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बन गया है। तो इसका कॉज तो नहीं पता, लेकिन प्रोबेबल कॉजेज़ हैं कि हमारा जो इंटरपाल्पेब्रल जो टीयर फिल्म है वो ड्राई हो जाती है, यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिंग फैक्टर है। और ये ज़्यादातर जो हॉट क्लाइमेट्स, गर्म इलाकों पर लोग रहते हैं उनमें ये होता है। यूवी लाइट की रेडिएशन की, मतलब उनकी यूवी लाइट की वजह से अगर डैमेज होता है ना, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ी वजूहत है। अल्ट्रावायलेट या सोलर रेडिएशन क्या करवाती हैं, हमारी कॉर्नियल एपिथेलियम को डैमेज करती है, बोमेंस मेम्ब्रेन को भी और अंडरलाइन कॉर्नियल स्ट्रोमा को भी। इसके अलावा कुछ प्रेसिपिटेटिंग भी फैक्टर होते हैं इसके। क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा में ये हो सकता है, डस्टी एटमॉस्फेयर की वजह से। पैथोलॉजी क्या है इसकी, ये डीजेनरेटिव और हाइपर प्लास्टिक कंडीशन है कंजक्टिवा की,
ठीक है, डीजेनरेटिव भी है और हाइपरप्लास्टिक। दूसरा, इसमें सब कंजक्टाइवल जो टिश्यू है उसकी इलास्टोटिक डीजेनरेशन हो जाती है और प्रोलिफरेशन होगी एज अ वास्कुलराइज्ड ग्रैन्युलेशन टिश्यू की तरह, ठीक है। और ये अंडर द एपिथेलियम बना है जो कि अल्टीमेटली फिर कॉर्निया की तरफ इंक्रोच कर रहा है, ठीक है, ये वास्कुलराइज्ड ग्रैन्युलेशन टिश्यू। और बना क्यों? सब कंजक्टाइवल टिश्यू में इलास्टोटिक डीजेनरेशन हुई उस वजह से। इसके अलावा तीसरा इसकी पैथोलॉजी में कि जो कॉर्नियल एपिथेलियम है, बोमेंस मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल स्ट्रोमा, ये सब इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं टेरिजियम की। एक तो इसमें प्रोग्रेसिव टेरिजियम होता है। प्रोग्रेसिव वाला आप याद रखिएगा कि थिक, फ्लैशी और वास्कुलर होगा। उसमें एंटीरियर जो एज है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होगी, जिसको हम कैप कहेंगे। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें थिक सा, फ्लैशी और वास्कुलर होगा ये टेरिजियम, और उसमें एंटीरियर एज की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, उसको हम कैप कहेंगे। यानी ये जो इसका एंटीरियर एज होता है ना, इसको हम कैप कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो है एंटीरियर एज की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है स्टेशनरी टेरिजियम, तो ये प्रोग्रेस नहीं करता और वो बिल्कुल सेम ही स्टेज पे रहता है। तीसरा टाइप होता है रिग्रेसिव टेरिजियम, तो वो थिन होगा, एट्रोफिक, नाम से पता चला रिग्रेस करेगा, यानी थिन एट्रोफिक होगा, बहुत ही थोड़ी सी उसकी वेस्कुलैरिटी होगी और उसमें एंटीरियर एज की इन्फिल्ट्रेशन भी हमें नहीं मिलेगी रिग्रेसिव वाले में। उसके बाद टेरिजियम के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। जो स्टेज 1 होता है उसमें टेरिजियम जो है ना 2 मिलीमीटर से भी कम कॉर्निया को जो है कॉर्निया तक एक्सटेंड करेगा, 2 मिलीमीटर से भी कम। ज़्यादातर ये कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक होती है। स्टेज 2 में ये 4 मिलीमीटर ऑफ द कॉर्निया को जो है वो अफेक्ट कर लेगा, 4 मिलीमीटर। और इसमें ये डिसरप्ट कर सकता है हमारी प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म को और एस्टिग्मेटिज्म करवा सकता है स्टेज 2 में। जबकि स्टेज 3 में 4 मिलीमीटर से ज़्यादा कॉर्निया को कवर कर लेगा और ये विजुअल एक्सिस को पूरी को इन्वॉल्व कर सकता है, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा टू द विजन, तो हमें नज़र आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो गया स्टेज 3। अब टेरिजियम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम फिगर में भी देखें तो इसका जो है सबसे पहले एक कैप होता है जो मैंने आपको ये दिखाया, तो ये असल में इसका ए वास्कुलर हेलो लाइक जोन होता है एडवांसिंग एज पे, ठीक है, ये इसकी एडवांसिंग एज पे। इसके अलावा इसमें हेड होता है ये, और इसकी टेरिजियम की बॉडी होती है। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो टेरिजियम जो है ना वो उन पेशेंट्स में डेवलप करता है जो हमने कहा हॉट क्लाइमेट पे रहते हैं, हॉट क्लाइमेट्स वाली जगह पे। ज़्यादातर ये आपने साइड याद रखनी है, टेम्पोरल साइड जो है वहाँ पे होगा बनस्पत मीडियल साइड के, टेम्पोरल पे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये अर्ली स्टेज पे तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, बस ये कॉस्मेटिक जो है इनटॉलरेंस करवाता है, यानी देखने में गंदा लग रहा होता है। इसके अलावा ये फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ की तरह हमें एक ट्रायंगुलर फैशन में नज़र आएगा जो लिम्बस की तरफ जा रहा है, और इसकी एपेक्स जो है ये कॉर्निया की तरफ है, ठीक है, इस तरह ये ट्रायंगल बना है। और स्टॉकर लाइन जो होती है ना, ये एक लीनियर एपिथेलियल आयरन की डिपोजिशन होती है, ये भी हमें कॉर्नियल एपिथेलियम में मिल सकती है एंटीरियर टू द हेड ऑफ द टेरिजियम, इसके हेड के बिल्कुल एंटीरियरली, ठीक है। ये देखिए फिगर, ये इसकी बॉडी है, ये नेक है, जबकि ये इसका हेड है, तो इसके हेड के बिल्कुल एंटीरियरली हमें ये डॉटेड डॉटेड ये स्टॉकर लाइन मिल सकती है। ये असल में लीनियर आयरन की ही डिपोजिशन हो गई है, ठीक है, कॉर्नियल एपिथेलियम में ये नज़र आएगी। उसके अलावा ये जो टेरिजियम है ये क्लिनिकली क्या करवाएगा, ये विजन में डिटोरिएशन यानी एस्टिग्मेटिज्म करवाएगा, क्योंकि जो है इसकी ट्रैक्शन हो गई है इस फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू की हमारी कॉर्निया की तरफ, तो विजन जो है अफेक्ट होगा, तो एस्टिग्मेटिज्म होगा। इसके अलावा ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा रहा है, जब ये ग्रोथ जो है विजुअल एक्सेस तक आ जाएगी तो ये मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, विजन वगैरह अफेक्ट होगी, तो डिटोरिएशन होगी उसकी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को डिप्लोपिया भी होता है, क्योंकि उसकी ओक्यूलर मूवमेंट्स जो है वो भी तो लिमिट हो गई है ना इस टेरिजियम की वजह से, क्योंकि ये फाइब्रोवास्कुलर है, तो आई बॉल मूव करने में भी इसको प्रॉब्लम होगा। अब ट्रीट हमने कैसे करना है, एक तो हम नॉन सर्जिकली, दूसरा सर्जिकली ट्रीट करते हैं। नॉन सर्जिकली हम टीयर्स देते हैं ताकि उसकी जो कॉर्निया की ड्राइनेस है उसको बस ट्रीट किया जा सके। टॉपिकली इन्फ्लामेशन के लिए हम इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं और सन ग्लासेस देते हैं ताकि फर्दर जो है यूवी लाइट से एक्सपोजर ना हो और रिड्यूस हो। सर्जिकली हमने क्या करना होता है, जो टेरिजियम है इसको हमने सर्जिकली एक्साइज करना होता है। एक्सीजन जो है हम सर्जिकली स्टेज 1 पे करते हैं कॉस्मेटिक वजूहात की वजह से, बस बुरा लग रहा होता है दिखने में। स्टेज 2 पे भी करते हैं और 3 पे भी करते हैं ताकि विजन की डिटोरिएशन को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। स्टेज 2 और 3 हमने देखे कि 2 में एस्टिग्मेटिज्म हो रहा था, प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म अफेक्ट हो रही थी, 3 स्टेज पे विजुअल एक्सेस अफेक्ट हो रही थी और मैकेनिकली विजन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। तो अब कुछ प्रोसीजर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम सर्जिकली करते हैं। इसमें सबसे पहला है सिंपल एक्सीजन, जिसको हम बेयर स्क्लेरा टेक्निक कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है रिकरेंस का, 80% तकरीबन बार दोबारा हो जाता है, ठीक है।
दूसरा, सिंपल एक्सीजन के अलावा यानी बेयर स्क्लेरा टेक्निक के अलावा हम सिंपल कंजक्टाइवल फ्लैप एक्सीजन भी करते हैं और बेयर एरिया को जो है वो कंजक्टाइवा के साथ कवर कर लेते हैं। अच्छा, तो अब ऑपरेशन के बाद ना कुछ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि एक तो रिकरेंस होती है टेरिजियम की, जो कि जब हम सिंपल टेरिजियम के एक्सीजन करते हैं ना तो उसके बाद हमें दोबारा टेरिजियम जो है ग्रो कर जाता है और अग्रेसिव किस्म का ग्रो करेगा। तो इस फिगर में भी देखिए यहाँ पे एक टेरिजियम दिखाया गया है जो कि पिपुलरी एरिया को कवर कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि रिकरेंट टेरिजियम हो गया है, फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ, और देखिए बहुत ही एग्रेसिव किस्म की हुई है। तो इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो है पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा बन जाता है, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग ग्रेन्युलोमेटस हिमेंजोमा है। ये डेवलप कर सकता है जब हम टेरिजियम की एक्सीजन करते हैं। ये देखिए बायलेटरल दोनों आंखों में पेशेंट को जो है पिपुलरी एरिया में टेरिजियम हुआ है, जबकि उसको जो है जब एक्सरसाइज किया गया तो पीछे ग्रेन्युलोमा बन गया, ठीक है, इस तरह का हेमेंजोमा जिसको हम कह सकते हैं। अब रिकरेंस को कैसे प्रिवेंट किया जा सके कि बार बार ना हो, तो रिकरेंट जो है ना ये टेरिजियम की सर्जिकल एक्सीजन के बाद ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, 80% केसेस में हो जाता है। तो इसको हम जो है फॉलोइंग प्रोसीजर्स के थ्रू कम कर सकते हैं। एक तो हम अगर कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट कर लें या फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन की हम ट्रांसप्लांटेशन करें। करंटली जो मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है वो है कि हम टेरिजियम की एक्सीजन करेंगे और जो पीछे डिफेक्ट रह गया है ना बेयर एरिया स्क्लेरा का, उसको हम या तो कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट या फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन से फिल कर देंगे। दूसरा, हम माइटोमाइसिन सी यूज़ करते हैं, ये भी हम सर्जरी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं या फिर सर्जरी के बाद टॉपिकल ड्रॉप्स की फॉर्म्स में, ठीक है, माइटोमाइसिन सी। तीसरा, रेडिएशन में बीटा रेज जो है वो हम लिम्बस पे अप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 2500 रेडिएशंस जो हैं फर्स्ट वीक आफ्टर द सर्जरी हम अप्लाई करेंगे बीटा रेज की लिम्बस वाली साइड पे। आर्गन लेज़र, ठीक है, आर्गन लेज़र जो है ये रीग्रोथ ऑफ द न्यू वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा लिम्बस पे। पेरिफेरल लैमेलर केरेटोप्लास्टी की जाती है, ये डीप जो लेशंस होती है ना उनके लिए हम पेरिफेरल लैमेलर केरेटोप्लास्टी करते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे टेरिजियम कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सूडो टेरिजियम। अब सूडो टेरिजियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये असल में हमारी बल्बर जो कंजक्टाइवा होती है उसी का ही फोल्ड होता है जो कि कॉर्निया के साथ अटैच हो जाता है। वो तो फाइब्रोवास्कुलर ग्रेनुलोमेटस टिश्यू ग्रोथ हो रही थी ना, लेकिन ये कंजक्टाइवा का ही एक फोल्ड होता है, बल्बर कंजक्टाइवा का। तो क्यों होता है ये? कॉर्निया की जब इंजरीज हो जाती हैं उसकी वजह से या केमिकल इंजरीज और बर्न्स की वजह से ये सूडो टेरिजियम बनता है, या जब पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर हो जाता है उसकी वजह से। तो इसमें फीचर्स जो हमें मिलते हैं वो आप इस फिगर में भी देखें। तो इसमें असल में अडेजन हो जाती है हमारी कंजक्टाइवा की पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया के साथ। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट ऑफ द कॉर्निया में हो सकता है। इसमें हम प्रोब पास करेंगे अंडर द नेक, यानी इसका जो नेक पार्ट है उसके नीचे से हमने यूँ प्रोब पास करना होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्लिनिकल फीचर है कि इसमें पेशेंट को डिप्लोपिया होता है, ठीक है, जो कि ओक्यूलर मूवमेंट्स की इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये भी ज़ाहिर सी बात है आई बॉल को मूव नहीं होने देगा, तो उस वजह से डिप्लोपिया होगा। और ये डिफरेंस याद रखिएगा कि इस वाले में सूडो टेरिजियम में हम प्रोब पास कर सकते हैं अंडर द नेक, जबकि टेरिजियम में ऐसा नहीं था। तो ट्रीटमेंट यही है कि इसको हम सिर्फ सर्जिकली ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, यही इसका सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट है। याद रखिएगा कि जो टेरिजियम होता है ना ये बटरफ्लाई के विंग की तरह का होता है, ठीक है। इसमें हेड होता है, नेक होता है और इसकी बॉडी होती है, ठीक है। ये बॉडी है, इसका हेड है और इसका नेक भी होता है। तो टेरिजियम ट्राइंगुलर शीट होती है फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू की, हमने कहा कॉर्निया को जाके इन्वेड करती है। तो पार्ट्स आपने देखे, एपिक्स या हेड जो है या इसके ट्राइंगुलर फोरमोस्ट पार्ट होता है जो कॉर्निया पे इंक्रोच करता है। नेक इसका बहुत ही नैरोएस्ट पार्ट है जो लिम्बस पे होता है, और बॉडी इसका बाकी का फ्लैशी पार्ट। तो इसका कोर्स हमने दो देखे, प्रोग्रेसिव स्टेज भी होता है, एट्रोफिक। प्रोग्रेसिव मैंने कहा बढ़ेगा साइज़ में भी और कॉर्निया के सेंटर की तरफ इंक्रोच करेगा, आगे जाके पूरी पुपिलरी एरिया को भी अफेक्ट कर सकता है। एट्रोफिक वाला जो स्टेज होता है वो थिन होता है, जबकि प्रोग्रेसिव वास्कुलर थिक फ्लैशी होता है, ये एट्रोफिक थिन होता है और वो ग्रो करना स्टॉप कर जाता है, लेकिन ये कभी भी डिसअपियर कम्प्लीटली नहीं करता, ठीक है। ये हमने टेरिजियम के कोर्स भी पढ़े। अब मैं आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊं तो सूडो टेरिजियम जो है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो जब बल्बर कंजक्टाइवा की एडेशन हो जाए हमारे मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर के साथ केमिकल बर्न वगैरह में, तो उसमें सूडो टेरिजियम बनता है, ठीक है। बल्बर कंजक्टाइवा की एडेशन हो जाती है तो उसको हम सिंपली एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरा हम प्रोब टेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो है ना नेक होता है ना सूडो टेरिजियम का, उसके नीचे से जब हम प्रोब पास करेंगे तो वो ईजिली पास हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सूडो टेरिजियम होता है ना वो कॉर्निया के साथ सिर्फ अपनी एपेक्स के साथ चिपका होता है, नीचे से प्रोब पास हो सकता है,
ठीक है, बिल्कुल इस तरह। अब टेरिज्म और सूडोटेरिज्म का फ़र्क ये है कि टेरिज्म तो एल्डरली में होता है, जब लेकिन सूडोटेरिज्म किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि हमने कहा ये केमिकल्स, अल्सर, बर्न्स वगैरह केमिकल इंजरीज़ की वजह से होता है ना, तो किसी भी एज में हो सकता है, या पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर में हो जाता है। इसका हमने टेरिज्म का कॉज पढ़ा कि सब कंजक्टाइवल टिश्यू की डीजनरेशन की वजह से, लेकिन सूडोटेरिज्म इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर की वजह से या केमिकल बर्न वगैरह। तो टेरिज्म की साइट आपने अच्छी तरह याद रखनी है, 3 या 9 o'clock पोजीशन पे होता है, जबकि सूडोटेरिज्म कहीं किसी भी मेरिडियन पे हो सकता है। प्रोब टेस्ट यहाँ पे जो है प्रोब पास नहीं हो सकता, लेकिन सूडो में पास हो सकता है। टेरिज्म प्रोग्रेसिव होता है ज़्यादातर, सूडो वाला स्टेशनरी। फिर हमने कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ी थी, एस्टिग्मेटिज्म वगैरह हो सकता है, आई विजन अफेक्ट हो सकता है, आईबॉल की मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी तो डिप्लोपिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा मीडियल रेक्टस जो है उसकी ज़्यादातर फाइब्रोसिस हो जाती है, इस वजह से डिप्लोपिया होता है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे, जो कि मेनली मैंने आपको इस बुक से दिखाना है। तो यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है ट्रीटमेंट कि एट्रोफिक जो टेरिज्म, मैंने कहा कि ए वास्कुलर एट्रोफिक होता है, तो उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि हमारे वो प्यूपिलरी एरिया को कवर ना कर दे और डिसफिगरमेंट ना करवा दे, वरना ज़रूरत नहीं होती। एट्रोफिक वाला हम ऐसे ही अलोन छोड़ देते हैं, पीरियोडिक बस फॉलोअप की ज़रूरत होती है। दूसरी जो प्रोग्रेसिव टाइप हमने पढ़ी, तो उसके लिए कुछ सर्जरीज होती हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए हम करते हैं, या एस्टिग्मेटिज्म को सही करने के लिए, कॉस्मेटिक रीज़न के लिए, या ओक्यूलर मूवमेंट एंड डिप्लोपिया को सही करने के लिए। तो सबसे पहला आपने याद रखना है ओम्ब्रेन्स मेथड होता है, सिंपल एक्सीजन, जो कि हमने शफी जतोई से भी देखा, जिसको मैंने कहा कि हम बेयर स्क्लेरा टेक्निक कहते हैं, ठीक है, हम पढ़ के आए ना शफी जतोई से। तो इसमें होता क्या है, थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं कि इसमें हम जो नेक ऑफ द टेरिज्म है उसको होल्ड करते हैं, ठीक है, फिक्सेशन फोर्सेप के साथ, और फिर जो एपिक्स होती है जो कॉर्निया पे लगी हुई है इसकी, उसको हम डायसेक्ट करेंगे वहाँ से। तो इसमें हमें केयर लेनी होगी कि हम कॉर्निया को डीपली कट ना कर लें। अब इसमें जो सरफेस है कॉर्निया को, उसको स्मूथ रखना होगा और इवन रखना होता है, ठीक है। टेरिज्म को फिर हम फ्री करेंगे स्क्लेरा से, और उसकी लेंथ पूरी जो है उसकी निकाल लेंगे कंजक्टाइवा से, बाय डूइंग द सब कंजक्टाइवल डाइसेक्शन। अब दो पैरेलल हम इंसिजन्स लगाएंगे आइदर साइड ऑफ द टेरिज्म पे इन द कंजक्टाइवा, ठीक है, यहाँ से भी कट किया, यहाँ से भी दो पैरेलल इंसिजन। अब जो हेड, नेक और बॉडी है टेरिज्म के 3 to 4 मिलीमीटर, उनको हम एक्सरसाइज करेंगे और पीछे जो बेयर एरिया छोड़ देंगे, खाली एरिया रह जाएगा स्क्लेरा का एट द एज ऑफ द कॉर्निया, इसको तभी हम बेयर स्क्लेरा टेक्निक कहते हैं। अब जो कंजक्टाइवा का पार्ट पीछे रह गया है, अच्छा, इसमें ना हम एक और थोड़ा सा कंजक्टाइवा भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, और जो कट एंड्स हैं कंजक्टाइवा के, उनको हम सूचर कर देंगे एपिस्क्लेरल टिश्यू के साथ, या फिर टुगेदर आपस में ही जो है इनको सूचर कर देंगे। इसमें हमें केयर रखनी होगी कि हम मीडियल रेक्टस को ना इंजर कर दें। दूसरा जो है ट्रीटमेंट में हमारे पास होता है टेरिज्म इन्वॉल्विंग द प्यूपिलरी एरिया, उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, जो प्यूपिलरी एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है उसको भी हम सिंपली एक्सरसाइज करेंगे या रीसेक्शन कर देंगे की होल लेमिलर केरेटोप्लास्टी के साथ, ठीक है, की होल लेमिलर केरेटोप्लास्टी, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। अर्लियर ऑन पहले क्या था कि हम ना टेरिज्म को अलाउ करते थे कि बेशक वो ग्रो होता जाए जब तक कि वो हमारे प्यूपिलरी एरिया को क्रॉस नहीं कर देता और कॉर्निया पे हेज ना करवा दे, तो उसको हमें प्रिवेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिकरेंट टेरिज्म, तो उसका ट्रीटमेंट जो है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑटोग्राफ्ट यूज़ करते हैं, यानी जो बेयर एरिया यहाँ पे बन रहा था इतना या फिर मोर देन 5 मिलीमीटर का ग्राफ्ट बल्बर सरफेस से, ज़्यादातर हम सुपीरो टेम्पोरल क्वाड्रेंट से लेते हैं, क्योंकि उसका साइज़ जो है ये देखें लार्जर होता है, तो यहाँ से हम लेंगे। ऑफ द सेम आई या फिर बक्कल म्यूकोजा से भी हम ले सकते हैं ग्राफ्ट, वो हम लगा देंगे। इसके अलावा हम ट्रांसपोजिशन मेथड भी करते हैं, जिसको हम मैक रेनॉल्ड्स मेथड कहते हैं। तो इसमें भी हम सिंपली एक्सीजन ही करते हैं, इस फिगर में देखें मैक रेनॉल्ड प्रोसीजर दिखाया गया है, तो एक्सीजन ही करते हैं सिंपली। जो कट एंड होता है ना टेरिज्म का, उसको हम इंसर्ट कर देंगे बिलो द कंजक्टाइवा 6 o'clock पोजीशन पे लोअर फोर्निक्स में। तो अब मैट्रिक्स ऑफ सूचर जो है वो उसको हम पास करेंगे ताकि वो उसको यहाँ पे होल्ड करके रखे, और थस जो डायरेक्शन है ब्लड वेसल्स की वो अल्टर हो जाएगी, तो इसके नतीजे में थिक और वास्कुलराइज्ड लोअर फोर्निक्स हो जाएगा। यानी इसमें हम बस जो टेरिज्म है ना उसकी ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं लोअर फोर्निक्स के अंदर, वहाँ पे उसको भेज दे रहे हैं सूचर लगा के। देन लेमिलर कॉर्नियल ग्राफ्ट भी एक ट्रीटमेंट है जो हम रिकरेंट टेरिज्म में करते हैं। उसमें हम ना एपिक्स जो होती है उस पर लेमिनर कॉर्नियल ग्राफ्ट अप्लाई करते हैं आफ्टर द एपिक्स इज़ फ्रीड फ्रॉम द कॉर्निया। तो ये हम उन केसेस में जिनमें प्यूपिलरी एरिया को कवर कर देता है या कॉर्नियल थिनिंग हो जाती है उनमें ये करते हैं। देन बीटा रेडिएशन मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रोंटियम 90 जो सोर्स है, ये बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बातें, तो मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ।
ये स्ट्रोंटियम 90 जो है ये हम लिम्बस पे ऑपरेशन के बाद लगाते हैं, बीटा रेडिएशन 2500 वाट्स की रेडिएशन जो है वो हम फर्स्ट वीक तक सर्जरी के बाद करते हैं। इसके अलावा थायोटेपा 1:2000 सॉल्यूशन हम 4 बार दिन में लगाना होता है 6 हफ्तों तक। इससे जो है ना ग्रोथ ऑफ टेरिजियम को प्रिवेंट किया जा सकता है और ये ऑपरेशन के बाद 7 दिनों तक लगाना होता है। इसके अलावा अल्टरनेटिवली माइटोमाइसिन सी एक एंटी मेटाबोलाइट है, ये रिकरेंस को प्रिवेंट करेगा। इनके ड्रॉप कंसनट्रेटेड फॉर्म में 2 मिलीग्राम पाउडर डिजोल्व करेंगे 5 ml नॉर्मल सैलिन में या 5% ग्लूकोज में। ये भी ऑपरेशन के बाद करना होता है और 7 डेज तक करना होगा। आर्गन लेज़र भी हमने पढ़ा, इसकी बीम भी हम न्यू ब्लड वेसल्स को ओब्लिटरेट करने के लिए अप्लाई करेंगे। दैट्स इट, यहाँ पे टेरिजियम कंप्लीट हुआ। अगला हमारा टॉपिक है पिंगिक्यूला। ठीक है, पिंगिक्यूला का मतलब ही होता है पिंगस का मतलब है फैट। ठीक है, तो ये असल में एक ट्रायंगुलर किस्म का येलो पैच होता है कंजक्टिवा पे, जो कि बिल्कुल लिम्बस के करीब होगा हमारे पाल्पेब्रल अपर्चर पे। ठीक है, येलोइश वाइट मास है हमारे बल्बर कंजक्टिवा पे लिम्बस के करीब। क्यों होता है ये? असल में ये डिजेनरेटिव कंडीशंस की वजह से होता है। ज़्यादातर एल्डरली जो लोग होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट या डस्ट और विंड से एक्सपोज्ड होते हैं, उनमें होता है। ठीक है, तो प्रोबेबल कॉज यही है कि ड्राइंग हो जाती है हमारे इंट्रा पाल्पेब्रल, टीयर फिल्म सूख जाती है उन लोगों में जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं या उनकी यूवी लाइट की वजह से डैमेज हो जाता है। तो यूवी लाइट्स जो है वो सब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं कंजक्टिवा के, उनको डैमेज कर देते हैं। तो देखिए ये येलोइश वाइट इस तरह का मास होता है। अब इसकी पैथोलॉजी इस तरह है कि इसमें ना सब एपिथेलियली कोलेजन टिश्यू जो है हमारी कंजक्टिवा का, उसमें इलास्टोटिक डीजेनरेशन हो जाएगी। अब डीजेनरेशन के बाद जो डीजेनरेटिव प्रोडक्ट बने हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे यूजिनोफिलिक, ग्रेन्युलर या ग्रासी मास के अंदर, जिसके अंदर कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स भी डिपॉजिट हो सकते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं पिंगिक्यूला। ठीक है, अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स किस तरह होंगे कि एक तो ये ट्रायंगुलर सा येलो पैच हमें नेज़ल साइड पे पहले नज़र आता है। ठीक है, और ये ना सिचुएटेड होता है लिम्बस पे, पाल्पेब्रल अपर्चर में लिम्बस पे, और इसकी बेस जो है वो टुवर्ड द लिम्बस होती है और एपेक्स जो है इसकी अवे फ्रॉम द कॉर्निया होगी। ये इसकी एपेक्स है और ये बेस इसकी टुवर्ड द लिम्बस है, बेस एपेक्स अवे फ्रॉम द कॉर्निया। क्लिनिकली ये हमें येलोइश वाइट स्लाइटली एलिवेटेड सी ओवल मास नजर आएगा आइदर साइड ऑफ द कॉर्निया एट द लिम्बस इन द इंटरपाल्पेब्रल रीजन। ज़्यादातर दोनों आंखों में होता है, एडवांसिंग एज में ज़्यादा कॉमन है। कॉस्मेटिक डिफेक्ट करवा रहा है कॉज। इसके अलावा ये ना नॉन वास्कुलराइज्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कैल्सिफिकेशन मौजूद हो सकती है। ओकेजनली ये टेरिजियम में डिवेलप हो सकता है, यानी इससे टेरिजियम बन सकता है कभी कभार। हमने कैसे इसको ट्रीट करना है, इसमें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता, तो सर्जिकल एक्सीजन हम बस कॉस्मेटिक रीजंस के लिए करते हैं और यूजुअली इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। अब यहाँ पे ना डिफरेंस लिखा हुआ है टेरिजियम का और सूडो टेरिजियम का। तो टेरिजियम हमने पढ़ा कि वो डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है, लेकिन सूडो टेरिजियम एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। टेरिजियम किसी भी एल्डर एज में होगा, सूडो किसी भी एज में। ये इंट्रा पैल्पेब्रल रीजन पे होगा, सूडो टेरिजियम कहीं पे भी हो सकता है। टेरिजियम में 3 स्टेजेस थे, प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी, रिग्रेसिव, लेकिन सूडो वाला हमेशा स्टेशनरी होता है। इसमें प्रॉब टेस्ट हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सूडो में पास हो जाएगा अंडर द नेक। तो अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक जो कि है विटामिन ए रेटिनोल। ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इसके 3 एक्टिव फॉर्म्स होती है, रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड। और इसमें एक स्टोरेज फॉर्म भी होती है जिसको हम रेटिनाइल एस्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये रेटिनाइल एस्टर जो है इसकी स्टोरेज फॉर्म, ये आपने याद रखना है कि इसमें से रेटिनॉल बन सकता है, रेटिनॉल से रेटिनल, रेटिनल से रेटिनोइक एसिड, और इसी तरह रिवर्स से रेटिनोइक से वापस रेटिनल, देन रेटिनॉल एंड रेटिनाइल एस्टर हो सकता है। तो अब इसकी डेफिनिशेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेस आई डिजीज़ करवाती है विटामिन ए की, तभी हम इसको आई के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अब ये कहाँ से हमें मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। उसमें ना प्री फॉर्म्ड विटामिन ए पाया जाता है, यानी कि रेटिनाइल एस्टर और जो रेटिनॉल है ये हमारे पास एनिमल सोर्स में होता है, जैसे कि मीट में, लिवर में, मिल्क, फ़िश और फोर्टिफाइड मिल्क। इसके अलावा कुछ प्लांट बेस्ड फूड भी है जिनमें प्रो विटामिन ए होता है, यानी बीटा कैरोटीन, जो सब्जियों और फ्रूट्स में पाया जाता है। अब दोनों विटामिन ए कन्वर्ट, जो दोनों फॉर्म्स हैं ये कन्वर्ट होंगी विटामिन ए की, हमारे रेटिनॉल के अंदर कन्वर्ट होंगी, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। अब फंक्शन क्या है? विटामिन ए हमारी अच्छी विजन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फोटो रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन के लिए, फोटो रिसेप्टर विजुअल पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर होता है। इसके अलावा ये ग्रोथ और सेलुलर डिफरेंशिएशन करवाता है। ये हमारी बॉडी एपिथेलियल सरफेसेस को मेंटेन रखता है और इम्यून फंक्शन को भी मेंटेन रखता है। अब आते हैं पहली डिजीज़ पे, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी हाइपोविटामिनोसिस ए।
जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया स्पेक्ट्रम होता है ओक्यूलर मैनिफेस्टेशंस का, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉज क्या होता है कि डेफिशिएंसी हमारे विटामिन ए की मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मेल एब्जॉर्प्शन, क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से, या हाईली सिलेक्टिव डाइट की वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है। अब 20,000 से 1 लाख न्यू केसेस ब्लाइंडनेस के हर साल हो रहे हैं। इसका लीडिंग कॉज जो है वो है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। पैथोजेनेसिस है इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी में जो है, उसमें क्या होता है, हमारी जो कोलमनार एपिथेलियम है ना म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसमें स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाता है। तो गॉबलेट सेल्स जो है लॉस हो जाएंगे, उसके नतीजे में ड्राइनेस होगी कंजक्टाइवा की, कॉर्निया की, और कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी। तो रेटिना में जो है वहाँ पे फोटो रिसेप्टर विजुअल पिगमेंट की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस है। क्लिनिकली अब सिम्टम जो है, नाइट ब्लाइंडनेस अर्लीस्ट सिम्टम होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में, रात को नज़र नहीं आता, और इसके अलावा पेशेंट को ओक्यूलर फॉरेन बॉडी सेंसेशन में आंख में महसूस होगी, वो ड्राइनेस की वजह से। साइंस क्या होंगे, कंजक्टाइवा में पेशेंट कंप्लेन करेगा, हमें मिलेगा जीरोसिस मिलेगी, कि मतलब जीरोसिस असल में ड्राइनेस होती है कंजक्टाइवा की इंटरपाल्पेब्रल एरिया में, और ये लॉस ऑफ गॉबलेट सेल की वजह से हो रहा है। मतलब वहाँ पे हमें गॉबलेट सेल का लॉस और स्क्वामस मेटाप्लेजिया और केराटिनाइजेशन मिलेगी। ठीक है, कंजक्टाइवा में। तो टिपिकली ये कंजक्टाइवल थिकनिंग के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, रिंकलिंग भी हो सकती है कंजक्टाइवा की, और पिगमेंटेशन भी। ये सब जीरोसिस यानी ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। दूसरा हमें साइन बाइटोट स्पॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये असल में ग्रे ट्रायंगुलर पैचेस होते हैं। इस फिगर में भी साथ साथ देखते जाएं तो ग्रे ट्रायंगुलर पैचेस होते हैं फोमी कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम के, जो कि इंटरपाल्पेब्रल एरिया पे होते हैं। अब ये स्पॉट जो है कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम का बना होता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, इसमें डेब्रिस होती है, और कोरिनी बैक्टीरियम जीरोसिस। इस तरह के बेसिलाई जो है ये मेटाबोलाइज करते हैं डेब्रिस को, और फोमी अपीयरेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये फोमी अपीयरेंस इनके मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो ये हो गए बाइटोट स्पॉट। अब कॉर्निया में हमें क्या साइन मिलेंगे, जब हम कॉर्निया देखेंगे तो वो हमें इस तरह की बिल्कुल लस्टरलेस अपीयरेंस दिखाएगी, शाइन खत्म हो जाएगी कॉर्निया की। पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन्स मिलेंगी हमें। ठीक है, और इंटरपाल्पेब्रल एरिया में, और कॉर्निया की अल्सरेशंस हो जाएंगी बिल्कुल इस तरह, अल्सर फॉर्मेशन ड्राइनेस की वजह से मोस्टली।